अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023 स्पेशल। और जनाब सुपर 4 के मुकाबले जो है वो शुरू हो चुके हैं। पहला मुकाबला यहाँ खेला गया गद्दाफी स्टेडियम में। वाज पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश एंड पाकिस्तान ने अपनी डोमिनेंस शो की। पाकिस्तान ने जिस तरह खेला, एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग देम टू प्ले दैट वे। हारिस रऊफ का होम ग्राउंड था। हारिस रऊफ ने जो कमाल बॉलिंग की, कहा भी उन्होंने अपने इंटरव्यू में कि यहाँ लाहौर कलंदर से मैंने इतनी क्रिकेट खेली है कि मेरे लिए चीज़ें, कंडीशंस काफ़ी अंडरस्टैंडेबल थी। वैसी विकेट थी जैसे पहले होती रही है लाहौर में। सो एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिली। हमारे लड़कों ने एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, हमारी फास्ट बॉलिंग ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। बैटिंग में हम शायद और एक्सेलरेट कर सकते थे, मगर जाहिर सी बात है बांग्लादेश भी खेलने आया था। ऐसा नहीं है कि वो बैट के बजाय टूथपिक के साथ थे, नहीं, वो भी खेलने आए थे। बट यस, हम जो है इसी मैच के हवाले से जो कल खेला गया उसके हवाले से बात करेंगे एंड आगे आने वाले मैचेस के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि अब एशिया कप 2023 का पूरा काफिला जो है वो अब जनाब पहुंचने वाला होगा, थोड़ी देर में पहुंचने वाला होगा कोलंबो। और कोलंबो में खेले जाएगा बाकी पार्ट ऑफ एशिया कप 2023। बारिशों की खूब बातें हो रही है, मगर 2 दिन से 90% रेन एक्सपेक्टेड थी एंड इट डिड नॉट रेन एट ऑल, विच मीन्स कहीं ना कहीं शायद जो हम सब सारी जो एशियन ममालिक हैं जो कि इन्वॉल्व हैं इस इवेंट में, सबकी दुआएं काम आ रही हैं कि हमें क्रिकेट देखने को मिल जाए। वी जस्ट वांट टू सी गुड मैचेस एंड एंजॉय गुड मैचेस। सो यस, इस पूरे सिलसिले के हवाले से डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे। थोड़ी सी जो अनबन पीसीबी में और एसीसी में हो रही है उसके हवाले से भी बात करेंगे। क्या लेटर भेजा, क्या क्या डायलॉग्स एक्सचेंज हुए। सो इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारे पैनलिस्ट को और फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सो सबसे पहले ऑब्वियसली हमारे यहाँ स्टूडियो में तो सब मौजूद है, तो ज़रा जो दूर बैठे हैं पहले ज़रा उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम लाला एंड वेलकम टू जोर का जोड़। उसके बाद जी हमारे साथ जो पैनलिस्ट बैठे हो, मैंने कल आपको कहा था ना कि ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मगर वो यही है ना कि इतनी मोहब्बत दो कि जो मेहमान आपके घर आए वो पक्का ही घर का होके रह जाए। सो यस, द क्लासी बैटर मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। फिर हमारे अपने मुशी भाई, द फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद है। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड देन हमारे साथ मौजूद हैं इरम जावेद। इरम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे। थैंक यू। एंड देन हमारे साथ मौजूद है हाफिज इमरान। और सब पहन ले अपने सनग्लासेस बिकॉज आज हमारे सेट पे रंग भरे हैं हाफिज ने। हाफिज, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सो ये रंग दरअसल आप सबके हैं जो मेरे ऊपर चमक रहे हैं। आपके रंगों में मैं खोया हूँ। क्या बात है भाई। यूसुफ भाई के, यूसुफ भाई के, लाला के वहाँ से पहुँच रहे हैं। हाँ, ये यूसुफ भाई, हम जो है ना, आपको ऐसा लगा होगा कि हम जो है ना यहाँ क्रिकेट की एनालिसिस करेंगे, हम एशिया कप पे बात करेंगे ऐसा, मगर साथ ही साथ जो है ना हम आपकी उर्दू की वोकैबुलरी भी बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो हमारे हाफिज साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, ये हम सबको बड़े ज़बरदस्त अल्फाज सिखाते हैं और हम रोज़ाना कोई ना कोई नया लफ्ज़ सीख के, आप लोग भी नया लफ्ज़ सीख के जाते हैं। खैर, इट वाज पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश एंड पाकिस्तान ने 7 विकेटों से एक डोमिनेंट तरीके से ऑलमोस्ट 10 ओवर पहले जीत हासिल की। स्टार्टिंग फ्रॉम यू यूसुफ, एक अच्छी, एक वंडरफुल परफॉर्मेंस। फिर थोड़ा सा जिटर किए मिडिल ओवर्स में, बट यस, इमाम ने कैरी फॉरवर्ड किया और इमाम ऐसे लेकर गए। पाकिस्तान को अभी से अब नेट रन रेट का ख्याल रखना है, बिकॉज अब से वो सिलसिला सुपर 4 का शुरू हो गया है। क्या 40 से पहले हम कर सकते थे? मैं तो, मुझे लगता है बहुत लालची हो रही हूँ, मगर यस, 40 से पहले हम कर सकते थे या सही हमने खेला था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो टीम मैनेजमेंट और जो सारे उधर बैठे हुए हैं उन्होंने भी ये सारा एनालाइज किया होगा कि किस तरह लेके चलना है और आगे रन रेट का क्या हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है पॉजिटिव सोच रहे हैं वो लोग भी। वो लोग मैच जीतने जा रहे हैं और 7 विकेटों से जीते हैं, अच्छी विन है। मेरा ख्याल इसमें भी रन रेट बढ़ा होगा क्योंकि इन्होंने कम ओवर में रन चेस किए हैं, उनको जल्दी आउट किया है। ये सारी चीज़ें काउंट की जाएंगी, लेकिन इनकी टीम इतनी अच्छी है, ज़बरदस्त टीम है। मेरा ख्याल है कि ये थ्रू कर देंगे फाइनल ईज़िली। कोई इतना ज़्यादा मसला होना नहीं चाहिए क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। जितनी भी टीमें हैं वो हमारी बॉलिंग से डरी हुई हैं। जो ऊपर ले 3 फास्ट बॉलर हैं, ये लिथल हैं और जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, इनकी लाइन लेंथ, इनकी स्विंग, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा ख्याल सब टीमें डरी हुई हैं। जिस तरह वो कल खेलें, हालांकि उनकी बैटिंग लाइन अच्छी है। पिछले मैच में 334 रन बनाए हैं, ज़बरदस्त बैटिंग की है। अफगानिस्तान की बॉलिंग
कह सकते हैं कि फास्ट बॉलिंग अच्छी नहीं, लेकिन स्पिन बॉलिंग अच्छी थी। उनके खिलाफ इतने रन्स करना, इसका मतलब उनकी बैटिंग अच्छी। शांतु बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है उनका, मुशफिक बहुत अच्छा प्लेयर है। उनकी बैटिंग लाइन देखी जाए तो टॉप क्लास बैटिंग लाइन है, बुरी बैटिंग नहीं है, लेकिन जिस तरह इन्होंने बॉलिंग की है, बहुत साइड स्विंग की है और जगह बहुत अच्छी है बॉलिंग करने की। हैट्स ऑफ फास्ट बॉलर्स को जिन्होंने 193 पे आउट किया है, और लाहौर में अच्छा ट्रैक होता है बैटिंग के लिए। बिल्कुल। और तो, मुशी भाई एक चीज़ जो कि जब लड़के हमारे बांग्लादेश में खेल रहे थे, श्रीलंका में खेल रहे थे, तो उस वक्त ये बात हो रही थी हाँ जी कंडीशन सूटेबल है, उन्होंने एक वो टैग भी अपने ऊपर से हटा दिया। बिकॉज अगर कल मैं देखूँ तो कल इट वॉज अ बेल्टर ऑफ अ विकेट, इट वॉज अ वेरी गुड विकेट फॉर बैटिंग। और अगर इस यहाँ इन कंडीशंस में आके भी हमारे लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, विच मीन्स कि उन्होंने वो वाला ही एटीट्यूड कर दिया है कि जी पिच विच रहने दो, हमारी अपनी एबिलिटी एंड स्किल मैटर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ठीक बात की आपने। आई थिंक आपने अपने सवाल में काफ़ी जवाब क्लियर कर दिया है। उसकी वजह पता है क्या है, जब हम बात करते हैं ना, जैसे हारिस रऊफ ने कल बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये इस ग्राउंड से मैं काफ़ी अवेयरनेस है मुझे इस ग्राउंड की। तो आई थिंक कमिंग बैक टू हारिस का जो पॉइंट होता है ना, जो व्यूअर्स को पता चलना चाहिए, जो अवेयरनेस या ग्राउंड से मुंसलिक होना या ग्राउंड की अवेयरनेस का पता होना, इसका रनअप से बड़ा ताल्लुक होता है फास्ट बॉलर का। आप इंग्लैंड में चले जाते हैं, साउथ अफ्रीका में चले जाते हैं, पिचों का कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप पिचों का ना पिच थोड़ी सी ऊपर होती है, ग्राउंड नीचे होते हैं, तो आपका रिदम नहीं बनता, आपका वो मोमेंटम नहीं बनता। जहाँ पे आप हर रोज़ बॉलिंग करते हैं, हर रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, आपका पता होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही डिफरेंट हो जाता है। तो आई थिंक ये एक अवेयरनेस तो ये थी जो कदाफी स्टेडियम से हारिस रऊफ ने बात की है। दूसरा जो ये बातें हम कर रहे हैं, इसका तीन चीज़ों में देखिए, शाहीन टोटली डिफरेंट टू नसीम एंड हारिस। शाहीन जो है वो स्विंग बॉलर है, और स्विंग के साथ साथ वो अपना उसकी वेरिएशन जो है वो नेचुरल वेरिएशन से बाहर भी निकाल लेता है, अंदर भी लेके आता है, और उसका एंगल टोटली डिफरेंट, लेफ्ट आर्म सीमर है। आप नसीम शाह की आज, नसीम शाह इज अ सीम बॉलर, नॉट स्विंग बॉलर। अच्छा, आप एक बैट्समैन यूसुफ से पूछें या किसी भी बैट्समैन से पूछें, जब वो एक स्विंग बॉलर को खेल के अगला ओवर सीम बॉलर को खेलता है तो उसको टेक्निकली उसको फिर भी इशू रहता है अगले ओवर में। तो आई थिंक ये दो बड़ी टैक्टिकल मूव्स हैं जो पाकिस्तान बॉलर्स बड़े अच्छे स्मार्टली इस्तेमाल करते हैं। जब हारिस रऊफ की बारी आती है, ही इज क्विकर देन बोथ ऑफ देम, वो 147, 148, इवन समटाइम 150 को टच करता है। तो जैसे बैट्समैन थोड़ा सेट होने लगता है तो एकदम पेस बढ़ जाती है, he beats with the speed, he beat with the speed। तो आई थिंक ये एक ऐसा एलिमेंट है कि आपने 15-16 ओवर के दरमियान से निकल के स्कोर करना है। तो इस 15-20 ओवर का जो पीरियड होता है, इसके अंदर जो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हैं, ये इनको बड़ा अच्छा यूटिलाइज कर रहे हैं और अपनी बेसिक्स को बहुत कंट्रोल में रखे हुए हैं। इसलिए अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान टीम की बॉलिंग, जो फास्ट बॉलिंग है, वो लीथल होती जा रही है। ये किसी भी कंडीशन में जाएंगे तो ये इंशाल्लाह चैलेंज किसी भी टीम को कर सकते हैं। पहले 4-5 जो उनके बैट्समैन है, किसी भी दुनिया के बैट्समैन, रीजन बिहाइंड दैट तीनों का डिफरेंट स्टाइल है, एक जैसा स्टाइल नहीं है। तीनों की हमें वेरिएशन अलग अलग मिलती है। लाला आपको इस डिस्कशन में शामिल करते हैं। जो हमारे ये तीनों फास्ट बॉलर्स हैं, जैसे मुशी भाई ने भी कहा कि ये तीनों जो हैं एक अलग अलग वैरायटी आपके सामने पेश करते हैं। अगर तो एक की तैयारी करके आओ तो दूसरे की तैयारी करके आओ तो तीसरा। और हमने अभी आने वाले मैचेस में देखा, एक मैच में शाहीन ने जिम्मेदारी ली, अगले में हारिस रऊफ ने जिम्मेदारी ली। मेरा ख्याल से अब हम इंडिया के खिलाफ जो है वो नसीम को कोई कमाल करते हुए देखेंगे। आई होप तीनों बहुत कमाल करें, बट लाला ऐसा ही है, सबने अपना ना लोड अब बांट लिया आपस में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सारों को। सवेरा मुशी भाई ने जो बात की है बिल्कुल ज़बरदस्त बात की है। उसमें अगर थोड़ा सा ऐड करूं तो यही करूंगा कि जो हमारी बात होती हुई आ रही है कि मैं पर्सनली क्यों अपनी टीम से ज़्यादा बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं, उसकी वजह यही है कि आपके पास हर किस्म का वैरायटी वाला प्लेयर मौजूद है। जितने भी 15 लड़के 16 लड़के हैं, माशाल्लाह से हर किस्म की स्किल्स इस टीम के अंदर है जो कि हमें नज़र आ रही है। अब हमारे बैट्समैन अंदर जाते हैं या बॉलर्स बॉलिंग करते हैं तो हम बड़े कॉन्फिडेंट बैठते हैं कि यार नहीं ये इंशाल्लाह ये आउट करेगा, या बैट्समैन जा रहे होते हैं तो हम कहते हैं यार नहीं ये लड़का जो है वो अच्छी फॉर्म में लगा हुआ है, ये जाके परफॉर्म करके आएगा। तो आई थिंक ओवरऑल स्पिनर्स भी देखे, हर पूरा अगर देखा जाए तो अभी के वर्ल्ड नंबर 1 बनी है तो वजूहात हैं उसके पीछे। और इसी तरह के पार्टनरशिप, जैसे बैटिंग में पार्टनरशिप होती है, इस तरह बॉलिंग में पार्टनरशिप्स होती हैं। एक दिन एक अच्छा करेगा, दूसरा साथ देगा, दूसरे दिन तीसरा अच्छा करेगा। तो ये जो एक आदत सी बन गई है जीत की, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की, अल्लाह करे यही आदत बनी रहे।
इंशाल्लाह यही आदत बनी रहे। इमामुल हक ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा कि मैं कुछ ज्यादा बात नहीं करना चाहता अपने फास्ट बॉलर्स पे, बस मैं सिर्फ ये दुआ करता हूँ कि अगले 2 महीने तक ये लगातार इसी तरह टेंडम में बॉलिंग करते रहें और इसी तरह परफॉर्मेंस करते रहें। बट इरम, कल जो है 10 ओवर के अंदर अंदर हमने 4 विकेटें हासिल करनी थी। हम जनरली सारी टीम्स के अगेंस्ट, जिनके अगेंस्ट खेल रहे हैं, एटलीस्ट 1 से 2 विकेट तो हम पावर प्ले में पहले से ही चैलेंज दे देते हैं ऑपोजिशन को कि बैकफुट पे हो जाओ। बिल्कुल ऐसे है। देखें, जिस तरह हमारा जो पेस अटैक है वर्ल्ड क्लास ऑलरेडी है, वो सारी दुनिया को पता चल गया, सिर्फ एशिया में नहीं सारी दुनिया को पता चल गया। हारिस रऊफ जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, नसीम और शाहीन, ये तीनों तो एक दूसरे का लोड कर रहे हैं इक्वली। उन्होंने बिल्कुल कह लें कि अपने ऊपर लिया हुआ है कि इतना इतना पार्ट, लेकिन मुझे लगता है ये स्पिनर्स वाला रोल भी अभी अदा कर रहे हैं, क्योंकि जो मिडल ओवर्स हैं उन पे स्पिनर्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है और हमारे ओवर स्पिनर्स उस तरह से अभी नहीं डिलीवर कर पा रहे। लेकिन ये वहाँ पे भी, और जिस तरह से गर्मी चल रही है, जिस तरह का कल मौसम था, शाहीन ने, हारिस ने, मुझे लगता है कि फास्ट बॉलिंग हमारी बेहतर चल रही है, लेकिन स्पिनर्स पे हमें थोड़ा सा काम करना है। वो अब मैनेजमेंट देखेगी कि बेंच पे भी शादाब बहुत अच्छे प्लेयर हैं बेशक, नो डाउट, लेकिन सम टाइम होता है, बिल्कुल जिस तरह कल बात हुई थी कि सम टाइम प्लेयर को थोड़ा सा रेस्ट अगर मिल जाए तो ज़रूरी नहीं है कि वो जी अच्छा प्लेयर नहीं है। उसामा मीर को ट्राई कर सकते हैं और नवाज़ को वापस ला सकते हैं, क्योंकि हमारे मिडल ओवर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल। और कल की अगर मैं बात करूं हाफिज, कल हमें फ़हीम अशरफ भी एक्शन में दिखे हैं। मुझे ये लगता है कि फ़हीम अशरफ को मौका मिला और फ़हीम अशरफ ने दोनों हाथों से उस मौके को ग्रैब किया और अपना वो कहते हैं ना लोहा मनवाने की भरपूर कोशिश की। बिकॉज देखिए, अभी जो सब कुछ एशिया कप में हो रहा है ना, दैट इज़ एन ऑडिशन फॉर द वर्ल्ड कप स्क्वाड। तो अब जब फ़हीम अशरफ आपको ऐसी परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहे हैं, सिलेक्टर्स के लिए तो ये स्वीट पेन पड़ता ही जा रहा है। देखिए, एक बिल्कुल जैसे तीनों फास्ट बॉलर जब आपके बेहतरीन खेल का मुजाहरा कर रहे हों, तो जो बाहर बैठा है, जो टीम में शामिल होता है, उसके ऊपर एक इजाफी दबाव भी आता है कि मुझे अगर इन तीनों के साथ खेलने का मौका मिल रहा है तो लोगों ने मेरी कारकर्दगी का मवाजना इनके साथ रखकर करना है कि अगर हारिस, नसीम और शाहीन इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वही पिच है, वही बॉल है, वही माहौल है, तो मैं क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा हूँ। तो उसके ऊपर ज़्यादा दबाव आता है और खिलाड़ी बाज़ औक़ात जब दबाव में जाते हैं तो उनकी असल सलाहियतें भी निकल कर सामने आती हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं ना कि हमारे जो तीनों फास्ट बॉलर्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मैं शुरू में विकेटें लेके दे रहे हैं, तो हमारी स्पिन बॉलिंग पर वैसे ही सवालात इसलिए भी उठ रहे हैं कि देखें, अभी तक तो वो प्रेशर में आए नहीं हैं। कोई मैच ऐसा भी होगा जिसमें आपको ऊपर से विकेटें नहीं मिलेंगी, आपके जो मुखालिफ बल्लेबाज हैं वो ज़्यादा अच्छा खेलेंगे, तो फिर दबाव जब आएगा उस वक्त हमारे स्पिनर्स किस तरह से जवाब देते हैं। और उसके साथ ये भी है कि जब आपके पास 3 या 4 फास्ट बॉलर्स हैं तो आपके पास एक फास्ट बॉलिंग कोच है, आपके पास 5-6 बल्लेबाज हैं तो आपके पास एक बैटिंग कोच है, तो आप तो बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं अपने स्पिनर्स के ऊपर। 20, 25, 30 ओवर्स आपको स्पिनर ने करके देने हैं, तो फिर क्यों आप इस तरीके से नहीं सोच सकते हैं कि अगर आप स्पिन बॉलिंग कोच की तरफ क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि जब कोई ख़ास किस्म का मसला अगर किसी स्पिनर को है तो एक स्पिन बॉलिंग कोच अगर उसके साथ 8, 2, 4, 5 चक्कर लगाएगा स्टेडियम के, जब वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो कुछ चीज़ें जो उनकी आपस में बातचीत होगी, यकीनी तौर पर वो उस नतीजे तक पहुंचने की कोशिश ज़रूर कर लेगा जो जिससे विकेटें नहीं ली जा रही हैं या अच्छा खेल पेश नहीं कर पा रहा है, तो अपने कोच के साथ वो बात करके उसको फ़र्क ज़रूर पड़ सकता है। तो ये चीज़ मेरा ख्याल एक देखने वाली है कि आप बॉलिंग कोच के, फास्ट बॉलिंग कोच के साथ हैं, आप बैटिंग कोच के साथ हैं, जब आप सब कोच रख सकते हैं, आप माहिर नफ्सियात रख सकते हैं, तो फिर आप जब 25-30 ओवर जिन्होंने करने, आप उनको कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? बिल्कुल। और एक छोटी देखिए स्टेज पे छोटी ट्वीकिंग्स, ऐसा नहीं होता कि आपको पूरी कोई टेक्निक समझानी होती है। ये प्लेयर्स हैं, ये बहुत अरसे से खेल रहे हैं, ये इंटरनेशनल मैचेस इतने सारे खेल चुके हैं, आपको छोटी सी एक ट्वीकिंग करनी होती है और चीजें सही हो जाती हैं। बट यस, वक्त यहाँ पे जो है अब एक ब्रेक का हुआ है, डिस्कशन को लगाने पड़ेगा ब्रेक। बट जब ब्रेक से वापस आएंगे तो एक ऑब्जर्वेशन जो मेरी है, शायद सही हो कि गलत हो, वो मैं जरूर पूछना चाहूंगी अपने एक्सपर्ट से कि एक लेफ्ट हैंडर बैटर के अगेंस्ट हम मुसलसल फंस रहे हैं। उसकी मैं आपको बैकग्राउंड पास्ट भी वो बताऊंगी कि पास्ट में कहां हमें एक लेफ्ट हैंडर बैटर ने फंसाया, क्यों मिडिल ओवर में आके वो पार्टनरशिप बनती है कि हम ऊपर से विकेट ले लेते हैं, मगर मिडिल ओवर में आकर वो एक पार्टनरशिप हमें बड़ा डैमेज करती है और बड़ा हमारे लिए डॉन्टिंग होती है। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन करेंगे, कंटिन्यू। वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023। डिस्कशन हमारी हो रही है
जो कल मैच हुआ पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के हवाले से, सुपर 4 की शुरुआत हो चुकी है। जिस तरह मैंने आपको कहा पहला मैच हो चुका है और अब जो है श्रीलंका में होने हैं बाकी मैचेस। ये 2 दिन जो हैं दीज वुड बी अ ब्रीदर इन एशिया कप, क्योंकि जाहिर सी बात है आज टीम्स ट्रैवल कर रही हैं। चार्टर्ड प्लेन करवाया गया इन टीम्स के लिए। पूरा जो यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग स्टाफ है ये सब एक अच्छे खासे बड़े टीम का सारा स्टाफ, तो 3 टीम्स अफगानिस्तान तो सीधी दुबई चली गई है, सो बांग्लादेश, श्रीलंका एंड पाकिस्तान ये सब जो हैं ये चार्टर्ड प्लेन में अब थोड़ी देर में पहुंचने वाले होंगे श्रीलंका और वहां से सारा सिलसिला शुरू होगा। 2 दिन के ब्रेक के बाद एक्शन में हमें फिर से देखेंगी ये टीम्स। 9 को खेला जाएगा एक मैच एंड 10 को होगा वो बड़ा मुकाबला जिसका फिर से सबको इंतजार होगा, अगर तो बारिश नहीं जा सकती। बट यस, बारिश के ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। वापस आते हैं डिस्कशन की तरफ। और कल जब हम पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच देख रहे थे तो एक चीज़, जब बांग्लादेश बैटिंग कर रही थी हमने 10 ओवर्स में यूसुफ 4 विकेटें जो है हमने आउट कर ली थी, बांग्लादेश की 4 विकेटें ले ली थी 10 ओवर्स में। ये हमने पास्ट में भी किया है, ये हमने 66 फॉर 4 जो है वो इंडिया को भी किया था, बट देन एक पार्टनरशिप सेट हुई थी। और पीछे चले जाएं तो हम पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज़ में भी ऊपर से विकेटें आउट करके और आके एक जगह फंस गए थे। उससे पहले भी वर्ल्ड कप फाइनल 2022 में भी हमने ऊपर से विकेटें ले ली थी बट फिर आके फंस गए थे और ये चलती रही चीज़। अब इन सारों चीज़ों का जो कॉमन फैक्टर है वो कॉमन फैक्टर ये है कि अब हम 2021 के सेमीफाइनल वर्ल्ड कप में वापस चले जाते हैं। वेड ने हमसे हमारे अरमान छीन लिए, हमारे सारे ख्वाब चिकनाचूर कर दिए। टीम इतना अच्छा खेलती रही, एक वहाँ आके जो है वो टीम को शिकस्त हुई। वेड ने T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ये हमारे साथ किया। देन राजापक्से ने एशिया कप फाइनल 2022 में हमारे साथ ये किया। देन बेन स्टोक्स ने वर्ल्ड कप फाइनल 2022 में हमारे साथ ये किया। मार्क चैपमैन ने पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज में हमारे साथ ये किया। ईशान किशन ने अभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में हमारे साथ ये किया एंड कल शकीबुल हसन ने हमारे साथ ये किया। और ये सारे जो बैटर्स हैं वो लेफ्ट हैंडर्स हैं। ऐसा क्या मसला है जो हम लेफ्ट हैंडर्स बैटर्स को आउट नहीं कर पा रहे और वो हमसे हमारा गेम दूर ले जाना शुरू कर देते? अच्छा, एक्सक्यूज़ तो कोई है ही नहीं क्रिकेट में, लेकिन बाज़ का आपको देखना चाहिए कि आजकल जो क्रिकेट है वो मिडल ओवर में थोड़ी मुश्किल होती है, स्पेशली वनडे में, क्योंकि 2 नए बॉल लगे होते हैं। वो पहले 10 ओवर में एक तरफ से 5, दूसरी तरफ 5, और जब मिडल ओवर में आते हैं 15 के बाद स्पिनर, वो बॉल ना स्पिन हो रहा होता है ना स्विंग हो रहा होता है। अगर आप देखें इसको गौर कीजिएगा कभी, को दरमियान में होता है बॉल, वो टाइम लेता है पुराना होने में, और विकेट्स देखें तो बहुत फ्लैट होती हैं। लेकिन इसके बावजूद कोई हमें हल निकालना चाहिए कि किस तरह हम लेफ्ट हैंडर्स या मिडल ओवर्स में किस तरह विकेट ले सकें। तो अगर मिडल ओवर में विकेट नहीं लेंगे तो मुश्किल होगी टीम को। जैसे आपने जितने भी ये मैचेस बताए हैं इसमें ऐसे ही हुआ है। कुछ में तो मैं भी था, राजापक्षा वाले में तो मैं भी था, फिर जो वर्ल्ड कप T20 बेन स्टोक ने किया है। लेकिन उस मैच में जो बेन स्टोक वाला मैच था उसमें अनलकी रहे हम, क्योंकि इन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की, वो बहुत बीट होते रहे हैं। बीट ये कभी होता नहीं ऐसे जैसे हुआ है, ये वंस अ वाइल कभी हो जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं जितना बीट हुए हैं वो लोग। लेकिन देखा जाए तो वो फिनिशर बहुत ज़बरदस्त है, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ क्लास है, वो तो क्लास है। उसने मैचेस देखे जितने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच अकेले नहीं जितवा दिया था। तो बात का आपको देखना चाहिए कि सामने की क्लास क्या है वो भी देखें। हाँ, वेड ने जहाँ छक्के मारे थे वो उसमें भी आप थोड़ा सा जो है डिसएडवांटेज कह सकते हैं कि बॉल गीला होना शुरू हो गया था। वो ड्रॉप कैच भी हम सबको याद है, वो भी हो गया। लेकिन ये है कि अगर उधर कोई थोड़ा बहुत अगर बॉल गीला ना होता तो मेरा नहीं ख्याल ऐसे छक्के लग सकते थे जैसे उसने मारे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये हल निकालना है कि लेफ्ट हैंडर के खिलाफ कैसे बॉलिंग करनी है, क्योंकि अभी तो आगे 50 ओवर्स की गेम है, तो उसमें हमने मिडल ओवर्स में बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी। और मेरा ख्याल है कि इंडिया में हो सकता है थोड़ा बहुत टर्न मिले। यहाँ अभी तक टर्न नज़र नहीं आया किसी भी। अगर आप कैंडी वाला मैच देखें तो मिडल ओवर उन्होंने कोई ऐसी शॉट नहीं खेली, ज़बरदस्ती नहीं की, उसके बावजूद 5, 5.5 की एवरेज से वो चलते रहे हैं। 4 विकेटें गिरी हुई थी 48 for 4, उसके बाद आप 40 ओवर में 218 रन करें, इसका मतलब है कि उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला, उनको भी क्रेडिट जाता है। वो जिस तरह की पांड्या बैटिंग कर रहा है, मैं हैरान हूँ उसकी बैटिंग देख के। ऐसी प्रॉपर बैटिंग करता है कि जैसे प्योर बैट्समैन है, लेकिन वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। बिल्कुल। उसके बावजूद ज़बरदस्त बैटिंग करता है, उसकी वेट ट्रांसफ़र बहुत ज़बरदस्त है, उसका फुटवर्क बहुत ज़बरदस्त है, कितने आराम से वो सिंगल्स कर लेता है स्पिनर को।
और जब वो फास्ट बॉलर का अगेंस्ट खेलता है, वो भी अगर आप देखें तो शाहीन हमारा एस बॉलर है, मेन बॉलर है। पहली बॉल पे उसने जो उससे पुल पे चौका मारा है मिड ऑन मिड विकेट के दरमियान, ये एक अच्छे प्लेयर की निशानी है। बिल्कुल। तो बास का जो अच्छे प्लेयर होते हैं वो आपके मिडल ओवर्स में बड़े आराम से रन्स बनाते हैं और बड़ा कॉन्फिडेंट है, उसके चेहरे से ज़रा भी नहीं लगता कि वो परेशान है। बिल्कुल। कुछ थोड़ा बहुत आपको एडवांटेज देना पड़ेगा आजकल की क्रिकेट में, लेकिन हमें हल तो निकालना है, अपना वीक पॉइंट तो ढूंढना है, बिकॉज जहां किसी बड़ी टीम ने हमें पकड़ लिया तो फिर वो पकड़ लेंगी और हमसे हमारा मैच ले जाएंगी। मुशी भाई, क्या एक रीज़न ये कि हमारे पास पार्ट टाइमर्स तो हैं, हमारे पास इफ्तिखार ने जिस तरह ब्रेक थ्रू दिया, इफ्तिखार ने बॉलिंग कल बहुत अच्छी की और विकेट भी निकाल के दी, इकोनॉमिकल भी खेले, बट क्या कहीं मिडल में आर वी मिसिंग एन ऑफ स्पिनर? आई थिंक वी आर, बट इन द सेम टाइम अगर देखा जाए इफ्तिखार इज इक्वली अ वेरी वेरी गुड ऑफ स्पिनर बेसिकली। यहाँ गद्दाफी स्टेडियम की पिच बहुत फ्लैट है। अच्छा, ये जो जितनी भी डिस्कशन हो रही है ना जी, अब जब हम ये जब ड्राफ्टिंग में बैठते हैं पूरी दुनिया में जाके, जहाँ अल्लाह मौका देता है कोचिंग करने का, तो हम ड्राफ्टिंग में मिडिल ऑर्डर में 2-3 लेफ्ट हैंडर्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि ऑपोजिशन की बैटिंग और बॉलिंग जो है ना एक्सपोज कर सकें। क्योंकि लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर का जब कॉम्बिनेशन चल रहा होता है ना, रिमेंबर दिस, एज ए बॉलर बता रहा हूँ कि आपको अपनी लाइनमेंट अपनी लाइन लेंथ बनाने में बड़ा मुश्किल लगता है। अगर एक सज्जा सिंगल लेके खब्बा आता है तो मुझे पूरी लाइन लेंथ चेंज करनी पड़ती है। मार्जिन एरा जो होता है ना एज ए बॉलर आपके पास बहुत मिनिमम रह जाता है, बॉलर सेटल ही नहीं हो सकता। तो अच्छा, इसका काउंटर अटैक जैसे यूसुफ ने कहा कि हल क्या है, इसका हल होता है कि आपने 50 ओवरों को, आई एम कमिंग बैक टू दैट पॉइंट अगेन एंड अगेन, लोग बोर्ड भी हो जाएंगे, मिनी टेस्ट क्रिकेट। व्हाट इज दैट मीनिंग ऑफ मीनिंग टेस्ट क्रिकेट? आपके 4 विकेटें गिरी हुई हैं तो फिर आपको टेस्ट क्रिकेट की तरफ फील्डिंग सेट करनी पड़ेगी। फिर आपको जो मिडिल ओवर है ना, अगर स्पिन भी नहीं हो रहा और आपको कोई विकेट नहीं मिल रही तो फिर आपने फील्डर्स के साथ अटैक करना, बॉलिंग के साथ अटैक नहीं करना होता, आपने सिंगल को रोकना होता है। लेट अलोन दे कैन हिट यू कपल ऑफ बाउंड्रीज, बट वो जब बाउंड्री मारने जाएंगे तो फिर आपको विकेट का चांस मिलेगा ना। तो आई थिंक ये जो हम थोड़ा सा मिस्ट्रिक करते हैं ना, वो वहां पे यहाँ पे मिडिल ऑर्डर में जब ऐसी सिचुएशन आती है, पार्टनरशिप खब्बे और सज्जे की बिल्टअप होती है, यहाँ पे कैप्टनसी का बहुत रोल आ जाता है। यू नो, कैप्टन कैन एक्चुअली क्रिएट दैट एनवायरनमेंट, ऐसी फील्ड पोजीशन कर ले, सिचुएशन को रीड कर ले, उसके बाद आप विकेट ले लेते हैं। सो आई थिंक ये जो हम कहते हैं सोल्यूशन निकालना, सोल्यूशन यही है, अटैक विद द फील्डर्स, और फिर उसके मुताबिक आप अपने एक ही विकेट मिलती है तो उसके ऊपर आप यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड आई एम हैविंग सेड दैट इन श्रीलंका आपके देखिएगा फिंगर स्पिनर, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेग स्पिनर एंड जो थोड़ा तेज बॉल करने वाला है, कोलंबो की पिच के ऊपर मैं अभी पूरा महीना गुजार के आया हूं जो LPL में, वो आप यकीन मानिएगा कि आप देखिएगा मिडिल ओवर में स्पिन भी होगा, अनइवन बाउंस भी होगा स्पिनर्स के लिए। तो आई थिंक स्पिनर्स विल प्ले ह्यूज रोल इन श्रीलंका के जो बाकी मैचेस। बिल्कुल, ये जो हमारी एक वीकनेस है, ये अगर उन कंडीशंस में हमें सपोर्ट मिल जाता है उस वीकनेस पे, तो हम और स्ट्रांग हो जाएगी टीम पाकिस्तान। लाला, ये जो सारी डिस्कशन हो रही है, जो इस हवाले से बात हो रही है, कल के मैच को देखते हुए आपको ये लगता है कि जितना हम आगा सलमान के ऊपर बैंक कर रहे हैं, मेरा ख्याल से उससे ज़्यादा अब हमें इफ्तिखार के ऊपर बैंक करना चाहिए और उनको ज़्यादा एज ऑलराउंडर पुश करना चाहिए, उनको रेगुलरिटी में ज़्यादा बॉलिंग करवानी चाहिए? सवेरा, देखिए जो बॉलिंग की बात हो रही है, स्पिनर्स की बात हो रही है ख़ास तौर पे, मुझे अच्छा नहीं लगता अपनी मिसाल देते हुए कभी भी। बॉलर को ये पता होना चाहिए कि उसने आउट कब करने हैं और उसने डॉट बॉल्स कब क्रिएट करनी है। कभी कभार ऐसी सिचुएशन होती है कि पिच इजी होती है, आपकी कोशिश होती है, जो मुशी भाई ने बात की है, कि आप डॉट बॉल सिंगल्स कंटेन करते हैं, आप प्रेशर डालते हैं कि एवरेज बढ़े, उसी में वो चांस ले, कोई रिवर्स शॉट मारे, स्विप शॉट मार के आप विकेट लेने की कोशिश करते हैं। तो बॉलर को ये इस चीज़ का आइडिया बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक इफ्तिखार की बात है, इफ्तिखार को मैं आपके साथ बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ कि बैटिंग के साथ साथ उसको बॉलिंग क्यों नहीं कराते, बॉलिंग करानी चाहिए उससे, वो पूरा रेगुलर बॉलर है। अगर आप इस दौर में सकलैन मुश्ताक या सईद अजमल ढूंढना की कोशिश कर रहे हैं तो अभी नहीं मिल रहे, वो उसके लिए ऑफ स्पिनर उसी वक्त ज़्यादा कामयाब है जब उसके बाद दूसरा हो। तो अब हम सकलैन एंड देन सईद अजमल, उस किस्म के बॉलर अभी हमारे पास नहीं है। तो बेस्ट आपके पास इफ्तिखार एक ऐसा ऑप्शन है, जिस दिन आप इसको बॉलिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, ये मिडिल वाले ओवर जो है शदाब के साथ बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर सकता है। तो आई मीन के प्लान हो। और इससे पहले भी बात हो रही थी बॉलिंग कोच की,
की स्पिनर्स की। देखें ठीक है, ड्रेसिंग रूम के अंदर बहुत बड़ी ज़्यादा मैनेजमेंट भी जो है ना वो बड़ा तंग करती है, मैनेजमेंट कम होनी चाहिए। आप हेड कोच का काम है कि भाई वो लाहौर में टीम है तो शादाब को ये जो स्पिनर जितने भी स्पिनर्स हैं उनको एक हफ्ते के लिए क्रिकेट एकेडमी भिजवा दें। क्रिकेट एकेडमी मुशी भाई की जिम्मेदारी लगा दी। लड़के रुकते कहाँ हैं? इतनी लीग्स पिछले साल लड़कों ने खेली हैं, लड़के हाथ कहाँ आते हैं ये? नहीं, मैं कोई ये नहीं कह रहा कोई 2 महीने का कैंप लगा दें, मुश्किल से 5 से 6 दिन का कैंप। वो बॉलर तो होते हैं लेकिन उनकी कुछ चीजें ठीक करानी होती हैं, उनको रिमाइंडर्स देने होते हैं, इसमें बड़ी साइंस नहीं है बिल्कुल। तो 5-6 दिन के कैंप में बुला के मुशी भाई कोई दूसरा तीसरा आके उनके साथ गपशप लगाए, उनकी पुरानी वीडियोस देखे, उस हिसाब से उसे प्रैक्टिस सेशंस कराए, 10-10, 15-15, 20-20 ओवर कराए, खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। अब ये देखिए, ये सकलैन को न्यूजीलैंड ने हायर किया वर्ल्ड कप के लिए। व्हाई? क्योंकि उनको पता है द वैल्यू ऑफ स्पिन बॉलिंग कोच। ये हाफिज इमरान साहब ने या शाहिद अफरीदी ने जो बात की है, शाहिद ने बात की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो मिडिल ओवर में जहां पे आपने वर्ल्ड कप जीतना है या ट्रॉफी जीतनी है, इसमें ये जो टाइम फ्रेम की बात करते हैं ना, शायद पूरी दुनिया में अब कंसल्टेंसी आ गई है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आई एम कंसल्टेंट ऑफ पीसीबी, मैं 120 दिन देता हूँ। आज 120 दिन का मतलब क्या है कि आपने पूरा टाइम टीम के साथ ट्रैवल नहीं करता। 6 साल मैंने इंग्लैंड की कोचिंग की है, वो मुझे एशेस के दरमियान 3 टेस्ट मैचों के लिए बुलाते थे ताकि स्पिनर्स के साथ कम्युनिकेशन रहे, आप कंडीशन को यूटिलाइज करें, फील्डर्स के साथ आपने प्लान आउट करना होता है, फिर आपको स्पेशल फील किया जाता है। स्पिनर्स फील स्पेशल कि हमारे लिए कोई बंदा इन्होंने रखा है। जब आप उनको स्पेशल नहीं ना फील करते, जैसे इमाम की मिसाल है, इमाम इस वक्त सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंटली बाबर आजम के साथ रन कर रहा है, एंड आई एम टेलिंग यू कि सम टाइम वो अंडररेटेड है, उसको कोई बहुत ज्यादा प्रेज नहीं किया जाता। मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता, आई थिंक मुझे पता चला कि वो एक कैटेगरी में भी नहीं है जो टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में आपको इतनी परफॉर्मेंस करके कंसिस्टेंटली दे रहा है। शायद अब वो आपके जल्दी आउट हो जाए, जिस तरह फखर जमान की फॉर्म नहीं लगी हुई, अगर वो भी आउट हो जाता तो मिडिल ऑर्डर शायद एक्सपोज हो जाए हमारा। अभी एक्सपोज इसलिए नहीं हो रहा पिछले साल 2 साल से कि अमाम ने बहुत ज्यादा अच्छा खेलना, बैटिंग शुरू की हुई, नया बॉल सारा सर्वाइव करके वो खत्म कर देता है, उसकी शाइन खत्म कर देता है। मिडिल ऑर्डर जब बैट्समैन जाते हैं तो उनके पास बड़ा आसान होता है, बॉल वो तैयार होता है खेलने के लिए। सो आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसके ऊपर आपने एक्नॉलेज करना होता है। जैसे शायद ने कहा कि मैनेजमेंट आपने बड़ी नहीं रखनी होती, मगर छोटे छोटे टाइम के लिए आपने, इफ यू रिमेंबर, कहते हैं ना, रिमेंबर के बंदा वो रखें कि जिसके ऊपर पता हो कि इसका रोल कितना है और कितना हमें इसको डोज देनी है। अगर उस डोज के मुताबिक चलते रहेंगे तो आई थिंक विन विन सिचुएशन। क्योंकि बात वो भी सही है, टू मेनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ। बहुत सारे लोग अगर हो जाएंगे तो बहुत सारी अलग अलग आवाजें आएंगी। लाला, एक क्विक ब्रेक पर जाना है, ये डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे यहीं से, और ब्रेक पे हमने जाना है। बट ब्रेक पे जाने से पहले स्पार्क्स। सो स्पार्क्स क्या है? ये जो स्पार्क्स यहाँ रखा है, नहीं ये नहीं, आपको स्मार्टफोन मिलने वाला है। आप जीत सकते हैं स्मार्टफोन्स, या जोर का जोड़ के इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिल रहे हैं स्मार्टफोन्स। और कौन है हमारे आज के लकी विनर, कल का सवाल मैं आपको बताती चलूं, और कल के लकी विनर जो कल का सवाल का जवाब जिन्होंने दिया है, तो हमारे आज के लकी विनर का नाम भी बताती चलूं। कल का सवाल था पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेटर हमारी अपनी इरम जावेद ने अपना ओडीआई डेब्यू कब और किस टीम के खिलाफ किया था। ऑब्वियसली आपको तो याद होगा, इरम आप ही जवाब दे दे। 2013 आयरलैंड के जी, तो 2013 वर्सेस आयरलैंड इज द करेक्ट आंसर, और ये सही जवाब देने वाले हैं फैसलाबाद से अली बाबर साहब। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग व्हाट। अली बाबर साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। यू आर द विनर ऑफ स्पार्क्स S3 स्मार्टफोन। शाइन विद स्पार्क्स S3, वेरी गुड फोन। याद हो गया मुशी भाई, मतलब 7 दिन लगे आपको मगर हो गया याद। आई थिंक पता है क्यों, मैंने सोचना शुरू कर दिया कि हमारी मैनेजमेंट को जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, शायद उधर बैठा है, शायद ने तो 25 फोनों का डिमांड की थी, मगर चलो 25 नहीं तो चलो 10 तो एटलीस्ट मिलने चाहिए ना। अब हमारी फैमिली में और सदर में दुकान लगवानी, 25 स्मार्ट गारंटी से कह सकता हूँ। क्या शायद इस कंपनी में मुशी भाई के शेयर्स हैं, गारंटी से। मैं इनको वर्ल्ड कप के लिए तैयार कर रहा हूं, शायद डोंट वरी अबाउट इट। आज का सवाल जी गौर से सुने, आज का सवाल क्या है। सो आज का सवाल है कि बाबर आजम ने ओडीआई की पहली 3 सेंचुरीज किस साल और किस टीम के खिलाफ बनाई थी। बाबर आजम ने अपनी पहली 3 सेंचुरीज किस साल और किस
टीम के खिलाफ बनाई थी। तो जल्दी से फोन उठाइए और कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए, नंबर आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इट इज 03177707174174। फिर से नंबर नोट कीजिए और जल्दी से मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए 03177707174174। वक्त यहां पे हुआ है एक ब्रेक का, इस ब्रेक का फायदा उठाइए, शो लगाए रखिए सामने, ब्रेक देखते रहिए और साथ साथ जल्दी से मैसेज करें। वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो अभी और बहुत सारी बातें हैं। क्या क्या ट्वीकिंग पाकिस्तान टीम में और होनी चाहिए कि हम स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर होते जाए और बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस करते जाए, ब्रेक के बाद डिस्कशन होगी। वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023 स्पेशल। और आप लोगों को मैं साथ ही साथ बताती चलूं, यस डिस्कशन तो हमारी चल रही है। जो कल मुकाबला हुआ था पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, जो पाकिस्तान ने बड़ी कंफर्टेबली अपने नाम किया था सुपर 4 का पहला मुकाबला। अब श्रीलंका में बाकी सुपर 4 के मैचेस एंड देन फाइनल खेला जाएगा। बट बिफोर मूविंग ऑन फर्दर टू द डिस्कशन, आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि आप लोग ट्विटर पे, फेसबुक पे, हमारे पेज पे जाके, समा टीवी के पेज पे जाके, ट्विटर पे #AskZKJ यानी #Ask जोड़ का जोड़, तो जोड़ का जोड़ पूरा ना लिखिए, ज़्यादा मेहनत ना कीजिए, ZKJ आप ये लिखिए और इसके साथ अपना मैसेज लिखिए। मैसेज में आपके सामने यहाँ हमारे लेजेंड्स मौजूद हैं। हमारे पास मुश्ताक अहमद मौजूद हैं, हमारे पास मोहम्मद यूसुफ मौजूद हैं, हमारे पास शाहिद खान आफरीदी मौजूद हैं। इन तीनों लेजेंड से आप लोग पूछ सकते हैं सवाल, तो कर दीजिए सवालों की भरमार, बिकॉज यहाँ जोर के जोड़ के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को मौका मिलेगा अपने लेजेंड से इंटरैक्ट करने का। और प्लीज़ क्रिकेट के सवाल पूछिएगा, कौन बड़ा फ़ैन है, कौन छोटा फ़ैन है, कैसे मैं आपको कांटेक्ट करूं, ये वाले सवाल नहीं पूछिएगा, वरना वो सवाल हम ऑब्वियसली पिक नहीं करेंगे और आपका नाम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकेगा। सो कन्वर्सेशन को वापस लेकर आते हैं और बात जिस तरह हमारी वही मिडिल ओवर के बैटर्स की हो रही थी, उस मिडिल ओवर को किस तरह टैकल किया जाए, जहाँ एक टीम जो बहुत अच्छा कर रही हो उसकी मेरा ख्याल से अच्छाई तो बिल्कुल बयान करनी चाहिए, बट उसकी वीकनेसेस को पिन पॉइंट करके उसको स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गेस्ट बना देना चाहिए। सो लाला, आप कहीं कुछ चिप इन करना चाह रहे थे जिस वक्त हम बहुत जल्दी में ब्रेक पर जा रहे थे, अगर आपको याद है वो कमेंट अपना तो। नहीं सवेर, बस उसी चीज़ को मैं वो करना चाह रहा था, वो जो एकेडमी की बात हो रही थी। देखिए क्रिकेट एकेडमियाँ जो होती है ना, ये सिर्फ ये नहीं होता कि कैंप हो गया, ख़त्म हो गया, ये पूरे साल चलनी चाहिए। बल्कि आपको तो पता है कि पिछले 7, 8, 9 महीने में वहाँ पे कोई एकेडमी, कोई कैंप शैम्प कुछ नहीं लगा। तो एकेडमीज होती ही इसलिए है, अगर वहाँ पे किसी बैट्समैन की टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं तो आपके पास प्लेयर हैं, इंजी भाई हैं, मोहम्मद यूसुफ टेक्निकली सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त साउंड प्लेयर था, आप बुलाएं इनको वहाँ पे। बल्कि यूसुफ जब पाकिस्तान टीम के साथ था, मैंने तब भी यूसुफ को कहा था, मैंने कहा यूसुफ ये जगह तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी जगह क्रिकेट एकेडमी है, कि जो नया टैलेंट नीचे से आ रहा है उसको आपके अंडर में होना चाहिए और आप टेक्निकली उन बच्चों को ठीक करो। पाकिस्तान टीम जो है वो चीज़ें ठीक करने की जगह नहीं है, वो परफॉर्मेंसेस की जगह है। तो आई मीन कि हमें क्रिकेट एकेडमीज़ को यूज़ करना चाहिए अपने बच्चों को। जो आपके डोमेस्टिक के अच्छे प्लेयर्स हैं वो आके पाकिस्तान टीम में चीज़ें, ट्रेनिंग, टेक्निक वगैरह ठीक कर रहे होते हैं। नहीं, पाकिस्तान टीम परफॉर्मेंस की जगह, ये सारी चीज़ें एकेडमी की जगह है। तो वहाँ पे एकेडमी इसलिए भी मतलब ज़्यादा पूरे साल चलनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब अब मैं हाफिज़ आपकी तरफ आऊँगी। नेशनल क्रिकेट एकेडमी के लिए हम बार बार ये बहुत बात करते हैं, नाम पे नाम तो तब्दील हो जाता है, कभी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर से नेशनल क्रिकेट एकेडमी, तो नेशनल क्रिकेट एकेडमी से नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, बट वहाँ पे ज़्यादातर रीहैब का काम होता है इंस्टेड के डेवलपमेंट या नर्चरिंग ऑफ प्लेयर का काम हो। बिकॉज पास्ट में जो है हमने देखा, देयर वाज अ बिग लॉट ऑफ प्लेयर्स जो कि वहाँ थे, हमारे बड़े बड़े नाम जो हैं। इनफैक्ट बिफोर बीइंग द हेड कोच सकलैन मुश्ताक वाज देयर एट द नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, मगर रीहैब ज़्यादा वहाँ पे दिखते हैं इन कंपैरिजन तो जिस तरह लाला ने बात की कि नर्चरिंग ऑफ द यंग टैलेंट नहीं होता। जैसे हम अभी एक ऑफ स्पिनर की बात कर रहे हैं, आप यूं करके चुटकी बजा के एक दफ़ा सोचेंगे कौन अगला ऑफ स्पिनर है जो आप अपने मिक्स में ला सकते हैं, तो आपके पास बहुत मुश्किल से कोई नाम आएगा सामने। देखिए, ये निहायत अहम शोबा है और निहायत तवज्जो तलब काम है, जिस पर शाहिद भाई ने भी बात किया कि आपकी जो एकेडमी है, हाई परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि आपने अपने प्लेयर्स को उस सतह तक तैयार करना है कि जब वो पाकिस्तान की टीम में आएँ तो उनको ये ना हो कि मुझे अभी बैटिंग में ये मसला आ रहा है कि मैंने ये चीज़ को ठीक करना है, ये चीज़ को ठीक करना है। तो आपके पास एक पूरा प्लान होता है। ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी का काम क्या है? इसका यही काम है कि आपने, जैसे इससे पहले शायद भाई ने बात की कि आप अगर
फुल टाइम कोच नहीं रख सकते हैं, तो आप कम से कम जब आपके 3 4 5 स्पिनर्स हैं और कोई वो अच्छा तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको 4-5 दिन के लिए 6 दिन के लिए उनको एकेडमी में रखें, सिर्फ उनके ऊपर काम हो। इस सारी मशक का फ़ायदा क्या होगा? इन तरबियती मशकों से फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपकी पाकिस्तान की टीम में वो टैलेंट जाएगा जो आपको बैनुल-अक़वामी सतह पर बेहतरीन खेल का मुजाहरा करेगा, और फिर नीचे से आपको उनकी बिल्कुल सप्लाई मिलती रहेगी। आपको कहीं उसमें तातुल नज़र नहीं आएगा, आपको कहीं उसमें वक्फा नज़र नहीं आएगा। एकेडमी का इस्तेमाल करने के लिए भी उन्हीं लोगों की ज़रूरत है जो उस सारे सेटअप को, निज़ाम को बड़े अच्छे तरीके से समझते हों, बड़े अच्छे लोगों को सामने रखें और फिर उनके लिए प्लान दे सकें। ऊपर वालों के लिए कि उनको नीचे आकर किस चीज़ पर काम करने की जरूरत है, और जो नीचे आपके अंडर 19 के हैं, फर्स्ट क्लास के क्रिकेटर हैं, या आपके जो डेवलपमेंट के स्क्वाड हैं, आपने बेहतरीन अंडर 19 टीम बनानी है, बेहतरीन ए टीम बनानी है, तो एक पूरी के पूरी एक सप्लाई लाइन है जिसको काम करने के लिए जरूरत है, और उसमें नेशनल क्रिकेट अकेडमी का किरदार बहुत अहम है। वो एक आपको इमारत तो नजर आती है कराची में भी, लाहौर में भी, मुल्तान में भी, लेकिन उसका इस्तेमाल नजर नहीं आता। और शाहिद भाई ने बिल्कुल ठीक है, ये उन लोगों के लिए जिनको ये काम करना चाहिए। सप्लाई चेन मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। जी रब, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एकेडमी की सही बात करें कि ये एकेडमीज जो हैं वो सिर्फ न्यू टैलेंट को आगे नहीं, मुझे लगता है जो हमारे प्लेयर्स अभी खेल रहे हैं और वो स्टिल स्ट्रगलिंग। अगर मैं फ़खर ज़मान की बात करूँ, जैसे हम शादाब की भी बात करें, तो मुझे लगता है फ़खर ज़मान भी अपनी परफॉर्मेंस को लेकर अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये मेरा एक सवाल भी है हमारे लेजेंड से कि जिस तरह मैंने देखा है कि उनके हाथ, दोनों हाथों में भी बहुत गैप है, और इसका मतलब कि वो बॉटम हैंड के प्लेयर हैं और वो सिर्फ लेग पे ही अच्छा खेल सकते हैं, जिसकी वजह से जब ऑफ से बाहर बॉल आता है तो वो आउट होते हैं। और उसके अलावा उनका जो बैक लिफ्ट है वो भी बहुत हाई है, उन्हें नीचे आने में टाइम लग जाता है कल, जिसकी वजह से वो LBW हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ पे उनको काम करना चाहिए, या आपको लगता है कि वो सही चल रहे हैं, बस कोई और वजह से वो उसको नहीं कर पाते? यूसुफ बैटिंग का ज़्यादा अच्छा बता सकता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं एक एग्जांपल कोड करता हूँ। जब सकलैन और यूसुफ एकेडमी में थे तो फ़हीम अशरफ की फॉर्म अच्छी नहीं लगी हुई थी, उसको टेक्निकल कोई इशू था। यूसुफ ने उसके साथ 1 महीना काम किया। आई रिमेंबर ही वाज प्रैक्टिसिंग विद फ़हीम अशरफ एवरी डे ऑलमोस्ट। उसकी टेक्निक पे, उसकी पावर हिटिंग पे काम कर रहा था यूसुफ। तो फिर क्या हुआ, PSL में हमने देखा उसने अनबिलीवेबल मैचेस जिताए इस्लामाबाद यूनाइटेड को फ्रॉम नोवेयर। उसकी रीज़न पीछे क्या है? जैसे शाहिद ने, हम सारे बात कर रहे हैं कि एकेडमीज़ का काम होता है कि आपके जो इन फॉर्म बैट्समैन जो फॉर्म में नहीं होते उनको वहाँ भेजा जाए, वो अपने टेक्निकल कोचेस के साथ काम करें, कॉन्फिडेंस आप बिल्ड करें, और फिर फर्स्ट क्लास में जाएं, फर्स्ट क्लास में जाके 1-2 मैच खेलें, फिर उसको इम्प्लीमेंट करके अगर वो ओवरकम करते हैं अपनी टेक्निक के ऊपर तो फिर जाके पाकिस्तान को दोबारा रिप्रेजेंट कर सकें। हम क्या करते हैं, एकेडमी में भेज देते हैं और फिर सीधा पाकिस्तान में वापस ले जाते हैं। एविडेंस कहाँ मिलेगा? एविडेंस तो आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मिलेगा ना। मेरे अंदर में बॉलिंग में प्रॉब्लम है तो मैं अगर अपने एकेडमी के कोच से जाकर काम करके आऊँ, 3 फर्स्ट क्लास मैच खेलूँ, मुझे अंदाजा हो कि जो काम हम कर रहे हैं उसका जवाब मिल रहा है, उसका रिस्पांस मिल रहा है हमें कि नहीं। बट हैविंग सेड दैट, यू नो, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान बहुत plenty of beautiful people here actually. सारे पॉजिटिव लोग हैं, सारे अच्छा काम करना चाहते हैं। जैसी चीजें बदलती हैं ना, लोग भी बदल जाते हैं। सबसे बड़ा मसला ये सबसे बड़ा instability in the system is the biggest problem that Pakistan। मैं कह रहा हूँ जी, नजम सेठी साहब आए, ज़का अशरफ साहब आए, कोई भी चेयरमैन आए, आपका स्टाफ चेंज नहीं होता, आपके जो ऊपर वाले लेवल के जो लोग होते हैं, पॉलिटिकल लोग होते हैं, वो चेंज होते हैं। क्योंकि सिस्टम को रन करने के लिए पॉलिसी को पायदारी तो लंबे देर तक चलाना बहुत जरूरी है। सिस्टम शुड बी ऑन ऑटो पायलट, और इससे आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं रहती। एज ए कोच को पता है कि जी नजम सेठी साहब आए तो यूसुफ साहब ने, मुश्ताक साहब ने फारिग हो जाना है, ज़का अशरफ साहब है तो उन्होंने आ जाना है, तो आपका माइंडसेट एकदम चेंज हो जाता है। प्लेयरों को ये आदत पड़ गई है। अनफॉर्चुनेटली प्लेयर बेचारे लोगों को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, सीखने की नजर से फोन नहीं करते। वो पता है कि शायद अफरीदी इस वक्त चीफ सिलेक्टर है तो शायद को फोन करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। अपनी परफॉर्मेंस पे और अपना वो लिंक जो होता है ना एकेडमी के साथ या फर्स्ट क्लास क्रिकेट के कोचेस के साथ, वो नहीं बिल्ट अप करते, परफॉर्मेंस पे बिलीव नहीं करते, रिलेशनशिप पे बिलीव करते हैं। इसी वजह से हमारा ये जो नीचे का सिस्टम है ना, ये इतना पायदार नहीं होता जा रहा। पर रिसेंटली मैं नदीम खान को देता हूँ, क्रेडिट देता हूँ, ही रियली वर्क्स हार्ड, उसने बड़ा काम किया है। और कमिंग बैक, और जितने भी हमारे लेजेंड्स हैं ना, जाके नीचे डोमेस्टिक क्रिकेट में काम करें। क्यों डोमेस्टिक क्रिकेट में काम नहीं करते उसकी मैं बताता हूं। इंग्लैंड के आप उठा के देख लें, ऑस्ट्रेलिया के देख लें, साउथ अफ्रीका के देख लें, 100 टेस्ट मैच खेलने वाले फर्स्ट क्लास क्रिकेट की कोचिंग कर रहे हैं। पता क्यों? उनके सिस्टम में ये है कि एक बड़ा नाम नीचे आएगा तो बड़े प्लेयर नीचे से मिलेंगे, बड़े प्लेयर, बड़े लीडर मिलेंगे हमें। इसकी वजह क्या है? क्यों नहीं लोग नीचे जाते? यूसुफ क्यों जाए नीचे? मुश्ताक अहमद या शाहिद अफरीदी क्यों नीचे जाए?
नीचे आप 4-4, 5-5 लाख रुपए देते हैं। एक बंदे को आप डायरेक्टर है, आई एम सॉरी, दिस इज वेरी रियलिटी, यू नो, दिस इज फैक्ट्स व्हिच इज नॉर्मली मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ। नहीं, आप एक क्रिकेट डायरेक्टर बनाते हो, वो काउंटी की कोचिंग भी कर रहा है और वहां से आपको लैपटॉप के ऊपर बता रहा है क्या करना है, और उसको आप इतना लंबा चौड़ा पैसा दे रहे हैं, फिर आप यू डिसरिस्पेक्टिंग योर सिस्टम बेसिकली। वेरी ट्रू, दिस इज माय पॉइंट। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आजादी भी पूरी काम में टांग भी नहीं अड़ाते, फ्लेक्सिबिलिटी सब मिल जाती है। वो ये लाला, ये तो हमारा, मैं कहती हूँ कि बहुत पुराना मसला है, वो हम बार बार बात करते हैं, और स्पेशली वो कहते हैं ना कि नहीं जी चले गए अंग्रेज मगर गुलामी छोड़ गए, हम उसी में फंसे हुए हैं कि हम एक फॉरेन प्लेयर को सारी फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, हम फॉरेन प्लेयर को डट के जम के डॉलर्स देंगे, मगर जब अपने खिलाड़ी की बात आती है, और वाकई दिस इज द स्टेज जहां हमने नर्चर करना है प्लेयर्स को, हमने छोटे लेवल पे इन लड़कों को हैंडल करना है, हमने छोटे लेवल पे इन लड़कों को डेवलप करना है। नेशनल टीम में आके हम लड़का डेवलप नहीं कर सकते। तो ये तो एक सबसे बड़ा मसला है जो हम पाकिस्तान क्रिकेट में देखते हैं, जो कि वक्तन फवक्तन हम इस पे बहुत डिस्कस करते हैं, मगर होता कुछ नहीं है इसके हवाले से। लाला सवेरा देखिए, आउटसोर्स जो होता है ना, कुछ काम आउटसोर्स किए जाते हैं। अगर जैसे बाहर से आते हैं गोरे, आए, बिल्कुल आए, वेलकम करते हैं। यहाँ आके हमारा जो स्टाफ है उनको सिखाए, उन्हें समझाए, उन्हें सिस्टम बताए, उन्हें ट्रेनिंग, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करें। वो इवन कि उनको, मैं कहूँगा कि ग्रूमिंग होनी चाहिए उन लोगों की भी, सिर्फ क्रिकेटर्स की नहीं, जो मैनेजमेंट स्टाफ है उनकी भी ग्रूमिंग। असल कोचिंग क्या है, मैन मैनेजमेंट के, किस बंदे को, किस प्लेयर को किस तरीके से मैनेज करना है। हर बंदे का तरीका अलग होता है, हर एक को अपने तरीके से आप नहीं समझा सकते। तो ये होती है मैन मैनेजमेंट। आप आए, उनको हायर करें, एंड देन उसके बाद आपकी अपनी रिसोर्सेज हैं, आपके अपने लोग हैं, उनको ग्रूम करें, उनको अपने पाँव पे खड़ा करें। वो हैं, काम लेने वाले होने चाहिए, काम है, काम कर सकते हैं, लोग हैं जो काम करना चाहते हैं। बिल्कुल। और हम सॉरी ये थोड़ा सा ऐसा सेंसिटिव सा टॉपिक है। आई वांट टू शेयर माय फीलिंग्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू ओपन अप नाउ। एग्जैक्टली। आई थिंक सकलैन मुश्ताक ने बहुत अच्छी कोचिंग की, ठीक है, पाकिस्तान को 3 फाइनल्स में पहुंचाया। हाँ। व्हाई ही गेट्स सैक्ड? कौन सा एक्स क्रिकेटर जाके बोला है? हाँ। क्या मुश्ताक अहमद ने स्टेटमेंट दी? क्या शाहिद अफरीदी ने स्टेटमेंट दी कि उसको सैक क्यों किया गया? किसी मीडिया में उसको हाइप क्रिएट की गई? एक बंदा पूरी दुनिया में जाके कोचिंग करके आया है और उसको पता है पूरी दुनिया की उसकी सर्विसेज लेते हैं। हमारे बंदों की वैल्यू तब तक नहीं बन सकती जब हम उसकी वैल्यू खुद नहीं बढ़ाते। एक बंदे को पूरी दुनिया में नॉमिनेट किया जा रहा है, उसको बुलाया जाता है। मुझे बड़ी शर्म के साथ ये बात करनी, जैसे शायद ने कहा ना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गिव योर ओन एग्जांपल ना, बड़ा शर्म आती है, एम्बैरेसमेंट होती है। मगर इसके हैविंग सेड दैट, यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं कि हमारे बंदों की क्लास क्या है, कि किस बंदे ने क्या काम किया, कौन सा बंदा कितना बार काम करके आया है, कौन सा बंदा किस सिस्टम को रन करके आया है। अगर वो उसको रन करके आया है और उसको पूछा नहीं जाता, या उसको सिर्फ अपना बचाने के लिए उसको आप सैक कर देते हो, या उसको फ्रीडम नहीं देते, ये अलमिया है पाकिस्तान में। और ये हम जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं, ये उनको ये करना चाहिए। देखें, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, हमारा टाइम खत्म हो गया। मुश्ताक अहमद इज ओवर, शाहिद अफरीदी इज ओवर, यूसुफ इज ओवर। दिस इज द टाइम टू सर्व पाकिस्तान। और पाकिस्तान को सर्व करने के लिए अपनी ख्वाहिशात, अपनी ईगो को मार के वो बात करनी चाहिए जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट को फायदा हो। और जब रियलिटी बात करते हैं, और रियलिटी तब तक कामयाब नहीं हो सकती सवेरा जब तक आप उसमें कंसिस्टेंसी नहीं डालेंगे। यू कैन नॉट ग्रो अ ट्री इन अ डे, बिकॉज दरख्त लगाते हैं, फिर उसको पानी देते हैं, फल वो उसको लुक आफ्टर करते हैं, फिर जाके दरख्त आपको फल और फूल देते हैं। और आपने देखिए इस पूरी डिस्कशन में आपने एक बात की कि फ्रीडम नहीं देते यूसुफ, क्योंकि आप रिसेंटली रहे इस पूरे सेटअप के साथ। एक चीज जो कि, क्योंकि मुशी भाई ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है, द प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू, अब हम आउटसाइड पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, जो हमें जो अंडरस्टैंडिंग समझ आती है दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बहुत रिस्पेक्ट है सक्की भाई की, सकलैन मुश्ताक इज अ लेजेंड ऑफ अ प्लेयर, but over the period of time the freedom was not given to him, and वो that was really evident। मतलब एक हेड कोच के ऊपर जब मनमानियां होने लगे तो ज़रा ऐसा होता है कि शायद हेड कोच का कमांड कम हो जाती है। और जब हम ये बात करते हैं कि जो हमारे फॉरेन कोचेज आते हैं वो नहीं सुनते किसी की, अगर उसको कोई आके कहता है वो कहता है थैंक यू वेरी मच, ये पकड़े रेजिग्नेशन एंड वी आर लीविंग। शायद ये डिफरेंस हमारे पास आ जाता है जब हमारे पास एक हमारा लोकल कोच होता है, वो शायद सिस्टम के अंदर अंडर प्रेशर हो जाता है एंड ही लिसन्स। और जहां जब बाहर से आता है उसको पता होता है मेरा पहले ही अपर हैंड है, वो अपर हैंड से ऊपर चल सकता है। इज दैट हमारी ऑब्जर्वेशन सही है?
अरे मैं स्क्लैन भाई के साथ काफ़ी काम किया है और उसका काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। ठीक। वो बात सुनता है, वो उनकी बात जो आप कह रही हैं किसी का अंडर प्रेशर आता है, मुझे नहीं पता आता है कि नहीं आता, लेकिन वो बात सुनता है और काम उसने अपने तरीके से ही करना है। वो जिस तरह टीम को लेके चला है, लड़कों की जिस तरह लेके चला है, मेरा ख्याल है कि मुशी भाई भी सेकंड करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से लेके चला है। और आप देखें परफॉर्मेंस कितनी ज़्यादा थी हमारी वाइट बॉल में, 3 फाइनल खेले हुए, न्यूजीलैंड में सीरीज़ जीते हैं, ट्रायंगुलर सीरीज़ जीते हैं। टेस्ट मैचेस में जो हुआ है उसके लिए हमारे पास बॉलिंग ही नहीं थी जी। बॉलिंग, क्योंकि 20 विकेटें लेने के लिए बॉलर होने चाहिए। ऐसे बॉलर नहीं थे जो 20 विकेटें ले सकें। कंडीशंस ज़रूर हमारी थी लेकिन बॉलर्स नहीं थे। कंडीशंस तो हमने अपने लिए बॉलर की वजह से तैयार ऐसी कर दी थी कि कुछ ना हो। फुल बैटिंग विकेटें थी, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बॉलर्स हों तो शायद कोई मैच ड्रॉ ही हो जाता, लेकिन बॉलर्स नहीं थे हमारे पास जो 20 विकेटें ले सकें। सारे यंग थे। अनफॉर्चुनेटली शाहीन अनफिट था, हारिस पहले मैच में अनफिट हो गया, फिर नसीम शाह अनफिट हो गया। तो चीज़ें जो थी वो चल रही थी, लेकिन जैसे आपने बात की है कि स्क्लैन जो है वो अंडर प्रेशर, मेरा ख्याल ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन ये ज़रूर था कि मुशावरत से बात चलती थी और वो जो चीज़ें कर रहा होता था ये उसी को पता है। हाँ, जहाँ तक मेरी बात है, जैसे अभी बात की है अफरीदी ने भी, मुझे जब जॉब मिली थी, जब मुझे ऑफ़र हुई थी, तो मैंने खुद कहा था मुझे एकेडमी में रहना है ताकि मैं हर एक से काम कर सकूं। मैंने अंडर 16 के लड़कों से भी काम किया, स्कूल के लड़के मेरे पास भेजे गए हैं, उनके साथ भी काम किया। फिर जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली पाकिस्तान टीम में, तो उस वक्त जो यंगस्टर 3 थे जो आई रन्स भी कर रहे हैं, जैसे अब क्या नाम है अपना, इफ्तिखार है, उसकी टेक्निक पे थोड़ा काम किया है। और आप ये यंगस्टर पे मुस्कुराए हैं, एक मुस्कुराहट आई है आपके मुंह पे। तो वो जैसे एक बार इंजमाम भाई के सामने किसी ने, हमारे लेफ्ट आर्म एक्सपिनर होते थे, और रमीज़ भाई इन्होंने कहा कि आप यंगस्टर खेले, उन्होंने यंगस्टर रमीज़ भाई ने ऐसे कहा कि यंगस्टर। तो ये साउथ शकील जी वो आया था, यंग आया था हमारे पास, और आगा नया आया था। कुछ चीज़ें इनकी थी। फ़खर ज़मान पे मैंने काफ़ी कोशिश की है चीज़ें करने की। क्या मसला है फ़खर ज़मान का? आपने कोशिश की है, मैं फ़खर ज़मान की ज़रूर बात करूंगी बिकॉज वी आर वेरी क्लोज। मेरे पास सारे एविडेंस हैं और मैंने जैसे काम किया, मेरे पास वीडियोज़ हैं, सारी वीडियोज़ हैं, मैंने सबके साथ काम किया। लेकिन मसला ये है कि बाज़ का आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को जी, इस लेवल पे फोर्स नहीं कर सकते। आपने सबकी सुननी है, आपकी वो मसल मेमोरी बन जाती है। इस पे जरा डिटेल में जरूर बात करनी, बिकॉज हमारा एक बहुत बड़ा फ़खर ज़मान इज नॉट डिलीवरिंग द वे वी वांट हिम टू डिलीवर, बिकॉज जब तक ओपनिंग स्टैंड किसी टीम का अच्छा नहीं होगा तब तक कहीं ना कहीं टीम आके फंसेगी। आप मिडिल में सिर्फ डिपेंड नहीं कर सकते, आप लोअर डाउन दी ऑर्डर डिपेंड नहीं कर सकते। ओपनर्स गिव्स द मोमेंटम टू द टीम कि ये टीम आज कैसे खेलेगी। सो फ़खर ज़मान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज एट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस एंड ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर पाकिस्तान। वक्त एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को हम अपनी आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू जोर का जोड़, एशिया कप 2023 स्पेशल डिस्कशन वैसे हमारी जहां से शुरू हुई थी वहां से और आगे बढ़ गई है। बहुत मजे की एक डिस्कशन हो रही है। ऑब्वियसली वी आर लुकिंग एट द लेफ्ट फ्लॉज ऑफ टीम पाकिस्तान के हम टीम पाकिस्तान को स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे बना सकते हैं। और डिस्कशन हमारी फ़खर ज़मान पे रुकी थी, ब्रेक पर चले गए थे हम, मगर ब्रेक से अब वापस आके फ़खर ज़मान पे ही डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। बिकॉज हमारे साथ क्योंकि मोहम्मद यूसुफ इस वक्त मौजूद है, यूसुफ ने पास्ट में अभी फ़खर के साथ बहुत ज़्यादा काम किया है। काम करने के बावजूद फ़खर ज़मान इज स्टिल इन दैट ब्लॉक। वो मेंटल ब्लॉक है या वो कहीं टेक्निकल इशू है? व्हाट इज़ बॉदरिंग फ़खर ज़मान? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप खेल रहे होते हैं ना, आप अंडर 19 से आए या फर्स्ट क्लास से आए हैं, तो कुछ चीज़ें आपकी पक जाती हैं जी, वो मुश्किल हो जाता है उनको ठीक करना। मैं उसके साथ काम किया और जो चीज़ें थी मैंने उससे डिस्कस भी किया, तो उसने कुछ चीज़ें की हैं मेरे साथ, लेकिन कई जगह पे ऐसे होता है कि वो कह रहा है कि ये अब मुझे लग रहा है कि जिस तरह मैं खेलता हूँ वो ज़्यादा मेरे लिए ईजी है। मसल मेमोरी बन गई ना आपकी, मसल मेमोरी उसकी बन गई हुई है। लेकिन क्योंकि अगर वो थोड़ा सा कोशिश करता, जो मैंने, क्योंकि बड़ी चीज़ें नहीं छेड़ सकते जब आप टीम के साथ होते हैं, बड़ी चीज़ें नहीं छेड़ सकते। कुछ ट्यूनिंग चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हैं, जो मैंने भी जब मैं खेल रहा था उस वक्त बॉब उमर ने मेरे साथ की, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ उसका।
तो वो उससे मैंने थोड़ी सी की थी, लेकिन उसमें भी वो उसको अभी भी उस वक्त भी उसने कहा कि ये मुझे मुश्किल लगता है। हालांकि मेरे पास वीडियोस हैं सारी, लेकिन ये नहीं कि वो कोशिश नहीं कर रहा था, उसने मेरे साथ काम किया, मेहनती है लड़का, सारी कोशिश की है, लेकिन मसल मेमोरीज जो है वो उसको डिस्टर्ब करें, वो उसकी बन गई हुई हैं वो चीज़ें, यानी आउट ऑफ हिज स्किन आना मुश्किल है उनके लिए। कि जब आप बॉल आने से पहले लंबी स्ट्राइड कर देंगे तो वो मुश्किल होगी, अनलेस कि आप बहुत ज़्यादा फॉर्म में हो या बहुत अच्छे टच में है तो आप सरवाइव कर जाएंगे, निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप स्ट्रगल करना शुरू हुए तो मुश्किल हो जाएगी। जैसे अभी बॉल आई नहीं तो आप लंबी स्ट्राइड लेंगे, उसमें खिंचा हुआ बॉल, बाउंसर अक्सर देखें उसके हेलमेट पे लग जाता है बॉल, या पीछे चला जाता है बॉल एज लग के, वो इसी वजह से कि बॉल लंबी स्ट्राइड कर लेता है। तो वो उससे मेरी बात चलती रही, उसने कोशिश भी की है, लेकिन वो मसल मेमोरीज जो ये इसमें मैं कहूँगा कि जो हमारे फर्स्ट क्लास के या अंडर 19 के कोचेज़ हैं वो इन चीज़ों पे ज़रूर देखें कि हमारी जो इनिशियल मूवमेंट क्या है, और हम बॉल आने से पहले निकल रहे हैं या बॉल का वेट कर रहे हैं। बॉल को आखिर तक वॉच करना है, जब तक कि बॉल रिलीज ना हो जाए। आपकी फुट मूवमेंट आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, अंडर द चिन आपको बैटिंग करनी चाहिए कि आप जब खेलें तो अच्छा टाइम हो। इवन आप हिटिंग भी कर रहे हैं तो वो भी आपके बहुत कंट्रोल में हो। अगर जब आप कंट्रोल में नहीं होती, कभी लगती हैं कभी नहीं लगती, तो आप बड़े प्लेयर्स को आप देखेंगे कि वो उनकी चीज़ें कंट्रोल में क्यों होती हैं, क्योंकि उनका वेट ट्रांसफ़र बहुत अच्छा होता है, बॉल रिलीज तक वो देख रहे होते हैं, वॉच कर रहे होते हैं। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप क्रिकेट कहें जी बड़ी फास्ट हो रही है, जो भी हो रही है, अभी भी आप इंटरनेशनल लेवल पर देखें जो अच्छे प्लेयर हैं वो रन्स कर रहे हैं, जिनकी टेक्निक अच्छी है। जो रूट को देखें, वनडे में भी टॉप एवरेज है, टेस्ट में भी है। स्मिथ को देखें आप, बाबर को देख लें, कोहली है, रोहित शर्मा है, ये सब ने रन्स किए हैं क्योंकि टेक्निक बेहतर है। बिल्कुल, द नंबर ऑफ फॉर्मेट्स दैट वी आर प्लेइंग, आपकी टेक्निक अच्छी होगी तो आप अपना गियर शिफ्ट कर सकेंगे। तीनों फॉर्मेट के वही खेलता है जिसकी टेक्निक बेहतर होती है, नहीं तो कोई ना कोई फॉर्मेट में वो फंस जाता है। कोई टेस्ट अच्छा खेल लेता है, कोई वनडे अच्छा खेल लेता है, कोई T20 में अच्छा है, बाकी दो में रह जाता है। तो जो टॉप प्लेयर आए हैं या पास्ट में हमारे गुजरे हैं, पाकिस्तान के प्लेयर गुजरे हैं, ज़हीर बाज थे, जावेद मियांदाद, इंजमाम उल हक, सईद अनवर, ये सारे वनडे और टेस्ट दोनों में थे, क्योंकि दो ही फॉर्मेट थे उस वक्त। तो ये दोनों में नहीं, आप अपना भी नाम ले सकते हैं। नहीं, अपना नहीं बोल सकते, अपना नहीं बोल सकते। ये ही इज वेरी मॉडेस्ट। मतलब देखें, हमें ना हमारे मिडिल ऑर्डर पे हमें तसल्ली रहती थी कि चलो आज अगर हमारे ओपनर्स का दिन अच्छा नहीं गुजरा तो कोई बात नहीं, यूसुफ भाई आएंगे और फिर हमें बचा के ले जाएंगे। तो सवाल ये है कि जिस तरह फखर जमान की बात हो रही है कि अभी वो स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि वो उस चीज को अडेप्ट नहीं कर पा रहे, उनकी एक मसल मेमोरी बन चुकी है। देखिए उसके साथ भी ज्यादती होगी कि उसको पुश किया जाए, क्योंकि एक मसल मेमोरीज हो गई। लेकिन ये है कि अगर देखें, हमने ये हमारा ब्रेड एंड बटर है, उनका भी हमारा भी, हम सेकंड इनिंग कोचिंग है, जो भी है, तो कोशिश तो वो कर रहा होगा। ऐसी बात नहीं कि लड़के कोशिश नहीं करते। और वो बट यानी इसकी नटशेल में ये बात है ना कि निप इट इन द बड। जहां एक लड़का डोमेस्टिक में ही अभी तक अगर नेशनल टीम में नहीं आया है और डोमेस्टिक में ही एक चीज को किसी टेक्निक पे गलत फंस रहा है तो वहीं उसको एड्रेस करना चाहिए। मैं इरम आपसे पूछूंगी, बिकॉज जब आप डोमेस्टिक खेलते खेलते एक ही तरीके से जब आप बचपन से खेल रहे हैं और आपको वहां पे किसी ने ट्वीक नहीं किया, एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो फवाद आलम की है। क्योंकि फवाद आलम ने अब जब 10 साल के गैप के बाद आके खेला तो सबसे पहले सबने कहा कि ये स्टांस तो ये तो तंग करेगा, ये मसला। इतने साल जब फवाद आलम डोमेस्टिक में उस स्टांस पे खेलते रहे, उस वक्त क्यों नहीं किसी ने शिकायत की? मोहम्मद हसनैन BBL खेलने जाते हैं तो वहां रिपोर्ट होता है कि हाँ जी उनका एक्शन रिपोर्ट हो रहा है। जब वो डोमेस्टिक खेल रहे थे तो कहाँ थे कोचेज और क्यों नहीं दिख रहा था कोचेज को? ये बहुत जरूरी है। ये जो फवाद आलम है, इसको मैंने 8-10 साल पहले ये कहा था कि ये आपका जो स्टांस है ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा खेलते थे ऐसा। देखिए जावेद भाई भी इस तरफ होके खेलते थे, लेकिन जो चीज़ें थी वो कंट्रोल में थी उनकी। जो वेट ट्रांसफ़र था वो बहुत अच्छा था। चंद्रपाल के 12,000 टेस्ट रन हैं, जावेद भाई के 8,500 रन हैं, और वनडे में भी हैं, उसके भी वनडे में भी हैं। इसका मतलब है कि जो टेक्निकल चीज़ें, स्टांस आपका जैसे भी हो जी, अगर आपका वेट ट्रांसफ़र, आपका फुट मूवमेंट, ये सारी चीज़ें, हेड, ये सारी चीज़ें सही हैं तो जैसे मर्जी खड़े हो जाए। खड़े होने का मसला नहीं है, मसला ये है कि आप फिनिश क्या कर रहे हैं, खेल कैसे रहे हैं, जहाँ बॉल है वहाँ पहुँच रहे हैं
कि नहीं पहुंच रहे। अगर नहीं पहुंच रहे तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो उसको मैंने फवाद को ये 8-10 साल पहले बताया था। उसने कहा यूसुफ भाई मैं पक गया हूँ इस पे, मेरी ये आदत बन गई हुई है, मैं अब ये किए बगैर मुश्किल होता है। तो वो ऐसे ही उसने खेला है, ऐसे ही वो खत्म किया उसने। मेरे ख्याल आगे भी कहीं खेलेगा तो वो ऐसे ही खेलेगा। सो इरम यही कितना मुश्किल हो जाता है कि आप डोमेस्टिक में जो करते आ रहे हैं, अब टॉप लेवल क्रिकेट पे आपको आके कहा जाए नहीं जी अब ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। नहीं, बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, जिस तरह के मसल मेमोरी बन जाती है। बिल्कुल यूसुफ भाई ने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन मुझे लगता है डोमेस्टिक में हमें इतना ज़्यादा फील नहीं होता, क्योंकि जो हमारा कंपटीशन होता है वो इतना टफ नहीं होता हमारे बॉलर्स। लेकिन जब हम इंटरनेशनल उस पर जाते हैं, तो हमें जब ब्रेटली को फेस करना है, हमें एंडरसन को खेलना है, तो फिर तो ऑब्वियसली ये स्टांस और ये चीज़ें हमें मुश्किल होंगी। और वही चीज़ मुझे लगता है फ़खर ज़मान फेस कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये था कि अभी पाकिस्तान के मैचेस एशिया कप के हैं और वो टफ मैचेस हैं और फिर वर्ल्ड कप भी है, तो क्या फ़खर ज़मान को अभी थोड़ा सा बिठा के हारिस को देख सकते हैं, मोहम्मद हारिस को, या अब्दुल्ला शफीक को खिलाया जा सकता है? देखिए आपका है की प्लेयर, वो जब चलता है तो मैच साइड पे कर देता है, तो ये ऑब्वियसली ये बाबर के जहन में होगा कि ये मैच विनिंग प्लेयर है, इसीलिए उसको लंबा चांस दे रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि अभी कितने 3 मैचेस हुए हैं जी, अभी इतना तो जाता है। अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी उन्होंने 3 मैचेस खेले हुए हैं, वहां पे भी नहीं डिलीवर कर सकते। सीजन प्लेयर जो होता है उसको मौका दिया जाता है। और वैसे एक ना पाकिस्तान में बहुत रेगुलर ये है कि हम वेट करते हैं फॉर दैट बड़ी इनिंग। हाफिज, मैं आपसे अगर बात करूं तो कुछ पास्ट के मैं प्लेयर्स सोचती हूँ तो शायद वो उस बड़ी इनिंग के इंतजार में, उनमें टैलेंट बहुत था। टैलेंट, हम फ़खर का भी कोई टैलेंट पे हमें डाउट नहीं है, बट बड़ी इनिंग खेलेंगे, बड़ी इनिंग खेलेंगे। हमने उमर अकमल हमारे साथ रहे, बड़ी इनिंग 1 दफ़ा 2 दफ़ा ऐसी उन्होंने इनिंग खेल दी कि उसके बाद हम उनकी उस इनिंग के इंतजार में रहे। वो अपने नंबर पे चीखते रहे, बट हम रहे जी बड़ी इनिंग आएगी, बड़ी इनिंग आएगी। अहमद शहजाद बड़ी इनिंग आएगी, बड़ी इनिंग आएगी। एक आधी बहुत अच्छी बड़ी इनिंग खेली, टैलेंटेड बहुत भरपूर है, बट वो बड़ी इनिंग नहीं आई। बट वो काफ़ी अरसा इसी बड़ी इनिंग के इंतजार में खेल गए। एंड नाउ फ़खर ज़मान। सो ये एक ख़ास पाकिस्तान क्रिकेट में की एक खासियत है, वी वेट फॉर द बिग इनिंग इंस्टेड ऑफ पुशिंग दैट प्लेयर कि नहीं जी बिग इनिंग तक आप पहुंचाएंगे हमको। देखिए जैसे अभी यूसुफ भाई ने बात की ना कि फवाद से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं पुख्ता हो चुका हूँ। फ़खर ज़मान ने कहा कि मैं जब आप ये जो बुनियादी चीज़ें अगर इनको छेड़ने की कोशिश करता हूँ तो मैं हो सकता है ख़राब हो जाऊँ, क्योंकि मेरी आदत पुख्ता हो चुकी है। इसी तरीके से जब कप्तान के टीम मैनेजमेंट के जहन में ये बात बिल्कुल नक्श हो जाती है कि अहमद शहजाद भी बासलाहियत हैं, उमर अकमल भी बासलाहियत हैं, उनकी सलाहियत के उनको नमूने नज़र भी आते हैं, वो कारकर्दगी का मुजाहरा भी करते हैं, तो फिर उनको भी अपनी सोच बदलने में कुछ वक्त चाहिए होता है कि अगर हम इसके बाद दूसरी सोच की तरफ जाते हैं तो इसके अगर अब्दुल्ला को लाते हैं या किसी और को लाते हैं फ़खर की जगह पर, तो फ़खर के हवाले से भी सोच पुख्ता है कि ये पाकिस्तान के लिए मैच जीत सकते हैं। और इन्होंने माजी में पाकिस्तान के लिए मैचेस जीते हैं, उनकी 47 की एवरेज है। तो ये सोच जब पुख्ता हो चुकी होती है तो उसको भी बदलने में कुछ वक्त ज़रूर लगता है, कि अल्लाह ना करे कि उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब वक्त आगे चले। लेकिन जैसे जैसे आप खिलाड़ी के हवाले से बात करते हैं, वैसे वैसे फैसला करने वालों की भी सोच में ये चीज़ नज़र आती है कि वो उसके ऊपर एतमाद कर रहे होते हैं। और अगर आप इसी तरीके से फौरी तब्दीलियाँ करना शुरू कर दें, जैसे मुशीबा ने कहा कि आपको फ़ैसलों में तसलसल की ज़रूरत होती है अगर आप अपने निज़ाम को ठीक करना चाहते हैं, और अगर आप अपनी टीम को मजबूत बनाना चाहते हैं, उसकी कारकर्दगी के मायार को बुलंद करना चाहते हैं, तो फिर आपको खिलाड़ियों के इंतखाब के मामले में भी तसलसल की ज़रूरत होती है। और जो बड़े खिलाड़ी होते हैं जो 47-48 की एवरेज रख रहे होते हैं, उनके पास कुछ ना कुछ ज़रूर होता है जिस वजह से उनको मौका मिलता है और उनको मिलना भी चाहिए। और इस वक्त में हम अब बुनियादी चीज़ों के ऊपर तो नहीं उसको छेड़ कर सकते, हम यही कर सकते हैं कि जो इनकी बेहतरीन है ये उसके ऊपर वापस चले जाएं। इसी तरीके से शादाब का भी नाम है कि जो उनकी बेहतरीन है वो उसके ऊपर वापस चले जाएं और पाकिस्तान के लिए मैचेस जीतें। गो बैक टू स्क्वायर वन, स्टिक टू द बेसिक्स। जिस तक काम नहीं हो रहा हो, हर बड़े से बड़ा कोच ये सजेशन देता है, स्टिक टू द बेसिक। शायद शादाब को भी यही करना चाहिए, ही शुड जस्ट स्टिक टू द बेसिक। बट ये तो वो चीज़ें छोटी मोटी जिनको हम कह रहे हैं कि टीम पाकिस्तान में ये ट्वीकिंग हो जाए तो टीम पाकिस्तान और बेहतरीन हो जाए और फ्लॉलेस हो जाए। मेरा ख्याल से जो इनविंसिबल ऑस्ट्रेलिया हमने देखी थी उसके बाद अब पाकिस्तान जिस राह पे गामजन है, मैं बड़े बोल बिल्कुल नहीं बोलना चाहती, मगर येस पाकिस्तान इज़ हैविंग दैट स्टेबिलिटी नाउ। अच्छाइयों की बात करें तो कल अगर बाबर आजम की कैप्टनसी की बात करें तो मुशी भाई हमें नेपाल में तो ऑब्वियसली कैप्टनसी इसलिए हमें दिख गई अच्छी कि ठीक है टीम नहीं थी ऐसी, प्रेशर ज़्यादा नहीं था, ये नहीं था।
इंडिया के खिलाफ बाबर आजम लुक्ड ऑफ ऑल टुगेदर इन कैप्टनसी। वो कैप्टनसी बिल्कुल काम की नहीं हुई थी, अच्छी नहीं हुई थी, बहुत क्रिटिसिज्म भी हुई उस पर, मगर कल बांग्लादेश के अगेंस्ट अगेन बाबर आजम लुक्ड अपटाइट और अच्छी कैप्टनसी थी। आई थिंक सबसे पहले क्रेडिट बाबर आजम को ये जाता है कि ही अर्न दैट रिस्पेक्ट इन द ड्रेसिंग रूम। यस, कप्तान की इज्जत का होना ड्रेसिंग रूम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो इज्जत आती है परफॉर्मेंस से, नंबर 1। नॉट टेक्टिकल जो स्मार्ट मूव्स होती हैं ना, इसमें आपका जो मैनेजमेंट कोचिंग स्टाफ होता है ना, उसने आपके कप्तान को तगड़ा करना होता है बिफोर द गेम, जो जिसका कहते हैं मीटिंग्स बिफोर द गेम्स, ऑपोजिशन को जब आप डिस्कस कर रहे होते हो। तो बाबर आजम इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी टाइम। इसमें शादाब का रोल बहुत होता है, क्योंकि शादाब हिमसेल्फ इज कैप्टनिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड एज ए कैप्टन, और वो टेक्निकली स्मार्ट भी है, ओपन यू नो लाइक ही इज गॉट अ ग्रेट बॉडी लैंग्वेज, डिसीजन करते घबराता नहीं है। रिजवान भी ये है। तो बाबर को ये शाहीन की वजह से, इन 3-4 लड़कों की वजह से बड़ा सपोर्ट मिलता है। अब बाबर क्या कर रहा है, जो मैंने रिसेंटली उसको देखा है पिछले फॉर लास्ट कपल ऑफ सीरीज, वो क्या करता है कि आई थिंक ही इज़ वेरी क्लियर विद हिज डिसीजंस नाउ। गलत और सही होना एक अलग बात है, जब हाफ हार्टेडली आप कोई डिसीजन करते हैं ना, तब आपकी कैप्टनसी पे क्वेश्चन मार्क्स आते हैं, जिस तरह इंडिया के खिलाफ हम बात कर रहे हैं। अब बाबर क्या करता है, बाबर को ये समझ आ गई है और ये लड़कों को बताने लग गया है कि हमारी नंबर 1 जो बने हैं उसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है, एवरी सिंगल पर्सन शुड नो हिज रोल। उसका रोल क्या है। जब 11 बंदों को 15 बंदों को अपने अपने रोल्स का पता चल जाता है, तो कप्तान ने सिर्फ उसको बॉल देनी और फिर उसके बाद कंडीशन को सामने रख के उसने यूटिलाइज करना होता है। कहते हैं ना, सम कैप्टन्स आर वेरी स्मार्ट कैप्टन, दे आर 10 ओवर्स फर्दर देन ऑपोजिशन कैप्टन। क्यों होते हैं वो? बिकॉज वो गेम को बड़ी करीब से एनालाइज कर रहे होते हैं ग्राउंड के अंदर, वो जल्दी सोच रहे होते हैं। अब जिस तरह शकीब की और उसकी मुशफिक रहीम की पार्टनरशिप लगी है, अब मैं यहाँ पे कैप्टनसी करता हूँ या कोई बाहर बैठे जो भी लोग बात करते हैं, इसमें क्या करना है, उनकी सिंगल रोकनी है। हमने विराट कोहली को इंडिया के खिलाफ मैच से पहले हमने इंडिया के ऊपर डिस्कस किया था, कैप्टनसी क्या है कि विराट कोहली को पहले 15 रन सिंगल से नहीं देने, पहले 15 रन वो चौके मारे, गैप ढूंढे या ऊपर से मारे। क्यों? इसकी वजह चांस लेने। अब चांस लेना, विराट कोहली के बारे में बड़ा सिंपल प्लान है, सारे फील्डर ऐसे खड़ा कर दो, इर्द गिर्द कर दो। आप उसको सिंगल देंगे, 10-15 रन आप यूसुफ को देंगे, इंजमाम को देंगे, विराट कोहली को देंगे, बाबर को देंगे। व्हेन दे आर सेटल डाउन ऑन द पिच, जो मर्जी फिर आ जाए, फिर वो उसको कंफर्टेबल हो गए तो फिर वो डेंजरस। ये कैप्टनसी है कि आपने कैप्टनसी में अगले बंदे को अनकंफर्टेबल करना होता है, और वो अनकंफर्टेबल तब कर सकते हैं जब आप गेम के अंदर होते हैं। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जितने भी हम ग्रेट कैप्टन के साथ खेले हैं, हमने ये देखा कि असेस किया, 5 विकेटें गिरी हैं, वो कह रहे हैं भाई 50 ओवर नहीं करने, 35 ओवर में गेम खत्म करो। वो आप लंबा नहीं जाते, आप बचाते नहीं किसी चीज को। ये कैप्टनसी होती है कि आपने 5 ओवर पहले डिसाइड करना है गेम किस तरफ टिल्ट कर रही है। जब आप गेम को देखते हैं, गेम निकल रही है, पार्टनरशिप बिल्टअप हो रही है, ब्रिंग योर बेस्ट बॉलर्स। हाउ सिंपल इज दैट। जैसे हम कहते हैं टेक्निक में बेसिक्स बेसिक्स बेसिक्स, यहाँ कैप्टनसी में भी बेसिक्स होती है। गेम को लंबा ना जाने दो। आप ये मत सोचो कि एंड में 10 ओवरों में हम बचा लेंगे, रिवर्स स्विंग होगा। कई दफा जो सेट बैट्समैन होता है फिर वो 150 भी कर जाता है। ये इस तरह ये जो कैप्टनसी है, बाबर को क्रेडिट जरूर देना चाहिए। जो आई थिंक मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि बाबर ने पिछले कोई 6 महीने से नंबर 1 बने हैं ये लड़के। इन्होंने मेहनत की है, दे प्ले फॉर ईच अदर, दे प्ले फॉर पाकिस्तान। आई थिंक दैट्स व्हाई दे डिजर्व टू बी नंबर 1 टीम। एंड वेरी ट्रू। मतलब जो मैं यूनिटी की बात करती हूँ यूसुफ, दिस यूनिटी इज सो एविडेंट। एक दूसरे की सक्सेस को सेलिब्रेट करना, ये लड़के दिखते हैं वो करते हुए। एक फास्ट बॉलर अगर बॉलिंग कर रहा है तो दूसरा फास्ट बॉलर डाइव मार के उसके रन्स रोकने की कोशिश कर रहा है। ये जो सपोर्ट बन गई है 11 इंडिविजुअल से, जो एक टीम में हम बन गए हैं कि जब हम फील्ड पर उतरते हैं वो एक टीम, मे बी दैट इज वन बिग रीजन पाकिस्तान जिस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है और पाकिस्तान जिस तरह चैलेंज ले रहा है और पाकिस्तान जिस तरह फेस कर रहा है ऑपोजिशंस को। इनमें यूनिटी बहुत है क्योंकि हम तो टीम के साथ रहे हैं और लड़के बहुत अच्छे हैं, आपस में जल हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। और जो बाबर है वो सबसे मशवरा भी करता है, स्पेशली जैसे मुशी भाई ने भी कहा है कि रिजवान और ये जो अपना शादाब है, ये 2 टीमों की कैप्टनसी भी कर रहे हैं, तो उससे भी बहुत फ़ायदा होता है और वो अपने मशवरे भी देते हैं। अगर आप देखें T20 मैचेस में काफ़ी मरतबा आपने इन तीनों को, चारों को देखा होगा कि वो बात कर रहे होते हैं आपस में। थिंक टैंक है पाकिस्तान। हाँ, तो ये चारों एक तो बहुत जेल हैं, बाकी पूरी टीम को लेके चलते हैं और हंसी मजाक भी है, प्रैक्टिस भी करते हैं, हार्ड प्रैक्टिस करते हैं। मैं कल भी कहा है कि लड़के जो अपनी ट्रेनिंग प्रैक्टिस ये बड़ी सीरियस करते हैं और इसमें पूरा फोकस होता है इनमें। कोई मजाक भी करना है तो जब
थोड़ा इधर उधर होते हैं, करते हैं मजाक, एक दूसरे से मजाक भी करते हैं। बहुत ज़रूरी है जब हम लोग इनके साथ खेले हैं वो लेवल ही और था। मुशी भाई हो और मजाक ना हो, नहीं खाली मुशी भाई नहीं ना, बाकी वो अभी आपने तो सुना नहीं होगा। सईद भाई वगैरह वाकई जब हम प्रेशर में होते थे, यूसुफ सही कह रहा है, जब ड्रेसर में प्रेशर में पड़े होते थे ना, तो एकदम कोई ना कोई बीच असेस कर लेता था कि गेम हमसे हार रहे हैं, तो आप चीज़ों को रिलैक्स करो। आपने कल सॉरी यूसी, जो कल आपने शहीन की आपने सुना है स्पीच सुनी है, जब वो उसको दे रहा था, जो पीसीबी के आई थिंक लगा हुआ है प्लेटफॉर्म पे लगा हुआ है, तो उसमें क्या शहीन ने क्या कहा, उसने कहा बॉलिंग नहीं, आप बॉलिंग करने के बाद जब आप दूसरों की फील्डिंग के ऊपर डाइमें मारते ना, दैट ब्रिंग्स द टीम बाउंडिंग। बिल्कुल, सॉरी इनकी यूनिटी पे तो कोई शक ही नहीं है, और वो नजर भी आता है, और हेल्प कर रहे हैं, इसीलिए अल्लाह मदद भी। आई होप ये ऐसा ही रहे, ऐसी ही यूनिटी कामयाब रहे, ऐसी ही यूनिटी बनी रहे टीम पाकिस्तान में, और ऐसी ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस होती रहें कि मैं अपने प्लेयर को बैक करूं और दूसरे प्लेयर को दूसरा प्लेयर बैक करे, आपस में एक दूसरे का सपोर्ट जब कायम रहता है तो मेरा ख्याल से मंजिल जो है वो ज़्यादा वहाँ तक पहुँचना आसान हो जाता है। वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का ख़त्म हो गया है। सो यहाँ पे आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ इतनी देर हमारे साथ जुड़े रहे, एंड आई होप आपने आज की डिस्कशन को बहुत इन्जॉय किया होगा, क्योंकि मैंने तो बहुत इन्जॉय किया है। वक्त ख़त्म हो गया है, अब हम जाएंगे, आपसे इजाज़त लेंगे, बट 5 से 6 फिर से वापस आएगा जोर का जोड़। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग समा टीवी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।